नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों की सीएम की बैठक। पीएम मोदी शाह का गुड गवर्नेंस पर फोकस। सूबे के मुखिया धामी भी मौजूद। सभी ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां। अभी तक विधायकों के आए 423 सवाल। सत्र की तारीख नहीं हुई तय। केदारनाथ विधानसभा सीट खाली। विधायक शैली रानी रावत की मौत के बाद हुई रिक्त। बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। कांग्रेस की केदारनाथ बचाव की यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा यह यात्रा औचित्यहीन गुट विशेष की दौड़ बताया। यह यात्रा अपने आप में ढोंग। टिहरी के भिलंगना में तेज बारिश से भूस्खलन। मलबे में दबी मां बेटी। प्रशासन ने सभी विभागों को किया अलर्ट। तेनगढ़ गांव को करवाया गया खाली। और खबरें विस्तार से। बीजेपी की मुख्य बैठक में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तो वहीं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई पार्टी के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। उसमें भी बीजेपी राज्यों के सीएम मौजूद रहे। साथ ही लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए बुलाई गई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। साथ ही शासन से जुड़े मुद्दों पर फोकस करने को कहा गया। अगस्त में होने जा रहे हैं विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तरफ से जहां तैयारियों को मुकम्मल रूप दिया जा रहा है, तो वहीं विधानसभा सचिवालय भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र भराड़ीसैंण में हो या देहरादून में, विधानसभा पूरी तरह तैयार रहती है। वहीं इसी क्रम में कहा कि सत्र को लेकर अभी तक 423 सवाल विधायकों के आ चुके हैं। बताया कि सरकार जैसे ही सरकार सत्र की तारीख तय करेगी, उसी के अनुरूप विधानसभा कार्य करेगी। सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भाजपा की स्थिति खराब बनी हुई है। जो बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी बताने से नहीं थकती थी, उत्तर प्रदेश में हल्का झटका लगने के बाद बीजेपी का अनुशासन तिनके की तरह बिखर गया। यही स्थिति कमोवेश उत्तराखंड में बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की इस आपसी लड़ाई से राज्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। में दंगल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है और ये सिर्फ फुटबॉल जो है उनकी उस ऐसे समय में हो रही है जब ये राज्य आपदाग्रस्त है। सरकार का ध्यान आपदा से निपटने के कामों में नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति में अलग गिरावट है। सारे ज्वलंत प्रश्न हैं, लेकिन भाजपा जो है आपस के स्कोर बराबर करने में लगे हुए हैं और एक अनुशासित पार्टी के रूप में जो भाजपा ने की इमेज बिल्कुल खंडित हो चुकी है। एक
उत्तर प्रदेश में एक हल्का झटका लगा इनको, और उस झटके में भाजपा का सारा अनुशासन तिनके बिखर गया। मुख्यमंत्री अलग हैं, दो उप मुख्यमंत्री अलग हैं, मंत्रीगण अलग हैं, एमपी अलग हैं, तो अलग अलग वो हो रहा है, और उत्तराखंड में भी वही स्थिति है। में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने अभी से ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आगामी सत्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा और साथ ही बताया कि विपक्ष ईमानदारी के साथ पहाड़ से लेकर मैदान तक कई मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का काम करेगी, जिसमें कानून व्यवस्था, किसानों और नौजवानों के मुद्दों सहित आपदा के विषय पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री सवालों के जवाब के लिए तैयारी करके नहीं पहुंचते हैं। सरकार ने जन मुद्दों पर खामोशी की चादर ओढ़ ली है। भाजपा ने हर सवाल के जवाब में खामोशी की चादर ओढ़ ली है। प्रश्न काल में हो, माननीय मंत्रीगण होमवर्क करके नहीं आते हैं। सदन में को बाधित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है, व्यवधान पैदा किया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमने सदन में जो तरीके से जन मुद्दों को मुखरता के साथ उठाया भी है, सरकार को घेरा भी है, और आगे भविष्य में भी जो सत्र होने जा रहा है, अगर सरकार के लिए आसान सत्र नहीं होगा, और हम लगातार जो विपक्ष की भूमिका है उसका ईमानदारी के साथ, चाहे पहाड़ की बात हो, चाहे तराई की बात हो, चाहे भाबर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, आपदा की बात हो, तमाम मुद्दे, कानून व्यवस्था से की बात हो, हम पुरजोर तरीके से अगले सत्र में उठाएंगे। सर, इस सत्र में तो वहीं देहरादून में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की विधायक शैला रानी रावत की मौत से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई है। इस सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तैयारी भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उम्मीदवार को लेकर कहा कि उनके यहाँ एक प्रक्रिया है और समय आने पर उस प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा पर भाजपा लगातार जीतती आ रही है और जब भी उपचुनाव होगा तो बीजेपी ही जीतेगी। के प्रत्याशी चयन की हमारी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से उस चीज़ें गुजरेंगी और भारतीय जनता पार्टी का वो केंद्र गढ़ रहा है। हम लोग केदारनाथ में लगातार जीतते आए हैं। इस बार भी हम बहुत अच्छे मतों से केदारनाथ को जीतेंगे, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और केदारनाथ का प्रतीकात्मक चिन्ह भेंट किया। बताया जा रहा है कि धन सिंह रावत ने ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने की बधाई देने के लिए की है। पीएम मोदी के साथ धन सिंह रावत ने प्रदेश में चल रही शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता की तमाम योजनाओं के बारे में बातचीत की। वहीं अब विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री से मिलना ये उत्तराखंड बीजेपी में बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आपस में तालमेल ठीक नहीं है। सरकार उत्तराखंड राज्य में चौमुखी विकास कर रही है। उत्तराखंड के विकास के लिए हमारे मंत्री पीएम से मुलाकात करते रहते हैं। धन सिंह रावत जी, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शाह जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत करी, लेकिन जो हवा में तैर रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की हार के बाद पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है वो धन सिंह रावत जी की शहरी था। और धन सिंह रावत जी कहीं ना कहीं राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश में है। बहुत लंबे समय से त्रिवेंद्र जी हटे तब भी उनका नाम चला, फिर तीरथ जी हटे तब भी उनका नाम चला,
कांग्रेस के पास कोई काम तो रह नहीं गया है। उनका आपस में एक दूसरे से कोई भी तालमेल नहीं बैठता। उनके नेता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनका इस प्रकार से, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो सरकार है, लगातार अगर आप देखेंगे हर क्षेत्र में जो है यहाँ पूरे उत्तराखंड राज्य में चहुमुखी विकास हो रहा है और विकास की और अधिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए माननीय हमारे मंत्री जी लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस राज्य के प्रति एक विशेष भावनात्मक लगाव है। कोऑपरेटिव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बाद अब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भी प्रतिनिधित्व में रिजर्वेशन देने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अपने अपने संविधान में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि हमने प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की है कि एक ही दिन सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में चुनाव संपन्न कराया जाए, जबकि 30 सितंबर तक चुनाव संपन्न करवाना अनिवार्य है। और साथ ही बताया कि प्रदेश के सरकारी कॉलेज में 69% लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, जबकि एडेड कॉलेज में 64% लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं। टॉपर और रिसर्च में भी लड़कियों की संख्या अधिक है। पिछली बार छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद जब वो कॉलेज में गए तो ज्यादातर कॉलेजों ने लड़कियों को 50% प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा था। इसी आधार पर अब हम कॉलेज में लड़कियों को 50% प्रतिनिधित्व देने पर काम कर रहे हैं। पहली बार हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि महिलाएं हमारे राज्य में बहुत एक्टिव हैं और लगभग 10,000 महिला समूह को हम 0% पे ऋण भी देते हैं। अभी तक हम 10 लाख से ज़्यादा किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि अब कोऑपरेटिव के चाहे पैक्स हों, चाहे जिले हों और चाहे स्टेट हो, यहाँ पर 33% प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जाए और ये देश का पहला राज्य हो गया है जहाँ की महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल होना जरूरी है। मानव जनित गतिविधियों और वृक्षों के अंधाधुंध कटान के कारण आज पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अगर इन दोनों चीज़ों को स्वच्छ रखना है तो मानव को स्वयं इसके लिए जागृत होना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर गंगा समग्र के सदस्यों द्वारा हरवर्टपुर के आसन नदी के तट पर विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर गंगा समग्र के सदस्यों के साथ वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छ जल और वायु जीवन जीने का मुख्य आधार है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ साथ समाज की भागीदारी जरूरी है। गंगा समग्र के तहत जो है आज हमने माननीय विधायक जी को यहाँ बुलाया था, जो कार्य को देखकर हमें देख कर लगा जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्वस्थ वृक्ष हैं और जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने वृक्षारोपण किया, हमारा सहयोग कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समय दिया, हम उनके आभारी हैं। बेसिकली गंगा समग्र जो है एक RSS का एक विंग है, क्योंकि जो गंगा की नदियाँ हैं अविरल गंगा और निर्मल गंगा की तहत जो है इस पर हम लोग काम करते हैं और आज उसी के तहत जो है विकास नगर की विधानसभा में हम लोग यहाँ पे हैं और एक प्रयास हम लोगों का ये है कि जो है किस तरह से जो है आप अपने पर्यावरण को, अपने लोगों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उसके तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम है और इसमें हम लोग कम से कम 800 वृक्ष यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं और जो कम से कम अभी आज शुरुआत इसकी हो चुकी है। इस विंग में जो है 500 हम लोग लगा चुके हैं। एक ये पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान है और जैसा आपने देखा होगा और आप महसूस भी कर रहे होंगे, ये हमारे विचार परिवार से प्रेरित होकर के ये संगठन काम कर रहा है और उद्देश्य केवल और केवल एक है, राष्ट्र की सेवा, माँ भारती की सेवा
अपने आने वाले पीढ़ियों को, यदि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ वातावरण दिया था, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उससे ज़्यादा बेहतर नहीं तो कम से कम उतना स्वच्छ वातावरण हम अपने भविष्य की पीढ़ियों को पास ऑन करें, उनको दें। इस वजह से एक जन जागृति का भी कार्यक्रम है। और जब पर्यावरण संरक्षण की हम बात करते हैं तो ये पूरा इसका एक इकोसिस्टम। केदारनाथ को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है, जिससे सियासत गरमाई हुई है। वहीं कांग्रेस जहां केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ इस यात्रा का संचालन कर रही है, तो अब वहीं भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा को औचित्यहीन बताते हुए गुट विशेष की दौड़ ठहराया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि यह यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। केदारनाथ धाम का जितना अपमान कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय उनके निगम के अध्यक्ष जूते सहित मंदिर के अंदर चले गए थे। इसी प्रकार के आपदा के लिए जो पैसा आया था उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था। आगे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई, जिसमें उन्होंने अपने चेहरे को चमकाने का काम किया। पहली बात तो ये है कि यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। कारण ये है कि केदारनाथ धाम का बारे में जितना अधिक जो है नुकसान और उसका अपमान जो कांग्रेस ने किया वो किसी और ने नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो इनके ही उस समय के जो निगम के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में एक इनके बड़े पद पर हैं, वो जूते समेत जो है मंदिर में चले गए थे। इसी प्रकार से जो आपदा के लिए पैसा भी आया उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की बात की। और हालात ये रहे कि पोल ना खुल जाए, इसलिए मीडिया को एक स्थान से आगे जाने नहीं दिया। और जिस समय उस समय के माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आकर के पूरे जो कार्य थे उनको अपने स्तर पर कराने की एक उन्होंने प्रस्ताव किया था, इन कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। मसूरी में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सिविल जज शमशाद अली ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण की जानकारी सहित अन्य जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मसूरी के मलिंगार प्राथमिक विद्यालय में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत शिविर लगाया गया, जिसमें घरेलू हिंसा, महिला संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, विधिक साक्षरता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को विधिक जानकारी देना है तथा समाज के दबे, कुचले, गरीब और वंचित लोगों को न्याय प्रक्रिया के बारे में बताना है। हमारे द्वारा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के एक शिविर आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी लोग उपस्थित हुए और इन लोगों को घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दी गई। और हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता पवार जी थे, जिन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में इनको बताया, और जिसमें हमारे साथ और अधिवक्तागण भी मौजूद हैं। महादेव लेकवार जी हैं, जिन्होंने भी इस संबंध में विधिक साक्षरता के संबंध में अपने व्याख्यान व्यक्त किए गए। डोईवाला के जौली ग्रांट क्षेत्र में वन गुर्जर समुदाय द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत सैला पर्व मनाते हुए पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और सिविल जज सीमा डूंगरा कोटी पहुंची और गुर्जर समुदाय के साथ पर्व मनाते हुए पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुर्जर समुदाय के लोग वनों में रहकर लगातार वनों की रक्षा करते हैं, पर्यावरण का हितैषी इनसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। मुश्किलों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। वन्य जीव जंतुओं के साथ पेड़ पौधों से इनका अत्यधिक लगाव होता है। गुर्जर समुदाय ने सिविल जज के सामने अपनी कई समस्याओं को भी रखा और सिविल जज ने आश्वासन दिया कि वो उनकी समस्याओं के लिए हर न्यायोचित प्रयास करेंगी। आज हम लोग यहाँ पर माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार आए हैं गुर्जर समाज के साथ सेला पर्व मनाने के लिए। तो जितना सेला पर्व के बारे में मुझे इस समाज के द्वारा बताया गया कि सेला पर्व जितना भी पर्यावरण में जो भी लॉस हो रहा है, किस तरह के पेड़ कम हो रहे हैं,
किस तरह के पेड़ों को और ज़्यादा लगाए जाने की आवश्यकता है, किस प्रकार से मृदा अपरदन को भी बचाना है और जानवरों का भी ध्यान रखना है कि उनके लिए कौन सी वनस्पतियाँ आवश्यक हैं उनके जीवन को चलाने के लिए। तो उन सबको ध्यान में रखकर वन गुर्जर समाज जो है यहाँ पर पेड़ लगा रहा है और इनका ये जो पर्व है, जिस तरह से ये लोग वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। ये बहुत पुरानी मुहिम है। ब्रिटिश के टाइम पर से वन गुर्जर जो है सैला पर्व मनाता है और इसकी खूबसूरती यही है कि जो सैला पर्व है उसमें प्राकृतिक पौधों का रोपण करते हैं। ये बात ज़रूर है कि सैला पर्व को कभी भी बाहर की दुनिया समझती नहीं थी, जानती नहीं थी, जिसको वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन द्वारा 2020 से लगातार जो है बड़े बड़े गाँव में कार्यक्रम स्थापित किए। और इस बार हमने जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि हमारा जो नेटिव प्लांटेशंस ड्राइव्स है, इस नेटिव प्लांटेशन ड्राइव्स की क्या विशेषताएं हैं और इसमें हमें सहयोग की ज़रूरत है, जिसमें जो है हमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से सहयोग मिला और हर जनपदों में हमारा साथ जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।